ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ है शेफ नौरीन, जो कि आज कुछ कुछ होता है कि काजोल बनने की कोशिश कर रही है। कैसी नौरीन आप? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। नौरीन, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हम लोग जब भी कोई एक्सपर्ट बुलाते हैं जो कि मुस्तकबिल की पेशन गोई करते हैं या फ्यूचर का बता रहे होते हैं, हर शहर से हमें बेतहाशा कॉल्स आती हैं जिस तरह। और देखिए वो सारे जो हमारे कॉलर्स होते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कॉल करते हैं। और ऑफकोर्स हमें बड़ी खुशी होती है कि जब आप कॉल करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या। हमें एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन कल एक इतना तारीखी काम हुआ, कल अजीम जाफरी साहब हमारे साथ थे और कल हमें बेइंतहा कॉल्स आई, अनकाउंटेबल कॉल्स आई, और उनका सिर्फ एक ही सवाल था, शादी कब होगी? मेरी शादी कब होगी? ये मुझे एक बात बताइए नौरीन, इतना ऑब्सेशन क्यों है? आजकल मैंने ये आप सही बोल रहे हैं, आजकल के ज़माने में बहुत इतना वो चल रहा है कि रिश्ते बहुत, लड़कियों के बहुत कम है। लड़कियां बैठी हुई हैं घरों में लिटरली, आपको पता है। तो रिश्तों की बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, मैं क्या बोलूं कि रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं। तो सब ज़्यादातर इसी वजह से परेशान हो। जो रिश्ते आ रहे उनको वो भी समझ में नहीं आता, मतलब वो थोड़े से घबराए हुए होते हैं, पता नहीं कैसा होगा हमारे लिए, क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, एंड बाहर जाना है या यहाँ रहना है। तो थोड़ा सा माँ बाप को भी ऑफकोर्स थोड़ी सी टेंशन तो होती है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया कि रिश्तों की बहुत कमी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इसकी वजह ये कि लोग अब शादी नहीं करना चाहते हैं या शादी से दूर भाग रहे हैं? असफर, देखिए मैंने जो देखा ना, मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। लाइक आजकल लड़कियों में भी बर्दाश्त नहीं है, लड़कों में भी बर्दाश्त नहीं है। क्यों? एक तो आपको पता है ना, शादियां तो हो ही जाती हैं, कहते हैं ना, वो लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये तो लग रहा है अमेरिका में लड्डू खाया था। इतना अच्छा नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। टॉलरेंस की तो वैसे बिल्कुल कमी है, लेकिन मुझे एक बात जो समझ नहीं आती नौरीन, हम लोग इतना ऑब्सेशन हमारा करियर को लेके क्यों नहीं होता? कोई डिग्री लेने के लिए कोई नहीं होता, कोई हुनर सीखने के लिए कोई, शादी को लेके। हाँ, इसकी क्या वजह? और मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो आई थिंक बच्चों के ऊपर ही बहुत प्रेशर डाल देते हैं, बहुत ज्यादा। दिस इज वेरी बैड। नहीं, प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर उनकी क्या होता है, स्टडीज भी डिस्टर्ब होती है, और वो जो अपना उनका जो एम होता है या पैशन होता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है कि शादी कब होगी, कोई रिश्ता क्यों नहीं आ रहा, अच्छा क्यों नहीं आ रहा। मतलब आप थोड़ा पेशेंस में रहेंगे तो फिर सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से नौरीन, वो बच्चियां अपने आप को कमतर भी महसूस करने लगती हैं कि क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं कम खूबसूरत हूं? कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं बच्चे। और मुझे जो मैं चाहता हूँ ये कि भाई आप अपने बच्चों को, बिल्कुल बेटियां भी हैं बेटे भी हैं, उन सबको आप जब बड़ा कर रहे होते हैं तो आप उनके करियर पे फोकस करें, उनकी काबिलियत पे फोकस करें, उनको बताएं सिखाएं कि वो क्या क्या पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और जो शादी का ऑफकोर्स फैसले ऊपर हुए हुए होते हैं। हाँ, आसमानों पे कहते हैं ना, जोड़े बने होते, शादी तो हो ही जाती है, जब टाइम आएगा सब हो जाएगा। एग्जैक्टली। और देखिए जिस तरह अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है वो उसी हिसाब से चलता है। बच्चियों के ऊपर ये प्रेशर डालना है कि तुम्हारी शादी होनी है और रिश्ता देखो नहीं आ रहा और इतने दिन हो गए, उन बच्चों को आप ज़हनी अमराज में मुब्तला कर देते हैं। और उसके बाद नौरीन ये भी होता है कि अगर कभी कोई थोड़ा सा ऐसा रिश्ता आता है जो कि आप इतने कन्विंस नहीं होते, लड़के के साथ एज गैप ज्यादा है या कोई और उसके साथ ट्रेजेडी पहले हुई है, तो फिर बच्चियों को बताते हैं कि देखो शुक्र करो, खुदा खुदा करके तो आया है, बस हाँ कर दो। अरे भाई ये क्या बात है, हाँ कर दो, कोई जबरदस्ती है क्या? ये एक हमारा जो कौमी अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको अपनी बच्चियों को इतना ज़्यादा बोझ नहीं समझना चाहिए कि भाई इनको, आपको पता है इतने सारे, एक कॉलर थे हमारे शो पे, उन्होंने कॉल किया, उनसा आई हुई थी, उनसे सवाल पूछे, कहते मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरी तो 3 बेटियाँ, तीनों को निपटाना है। आप ये मतलब ये प्रोसेस क्या है दिमाग का कि भाई आप अपनी औलाद के लिए कह रहे हैं उनको निपटाना है। निपटाना क्या होता है? आप तो मसले निपटाते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं औलादों को कब से निपटाने लगे, औलादों को आप कब से निपटाना शुरू हो गए। अब नौरीन है या हमारे साथ हिना अनीस होती है या बेतहाशा खवातीन हमारे शो पर आती हैं, ये भी बेटियां हैं
और एक चीज है कि और बाहुनर बेटियां हैं कि आपने अपनी तालीम हासिल की है और अब अभी Exactly. तक आपका वो लर्निंग प्रोसेस जारी है। हाँ, और सब सपोर्टिव है, भले वो इन लॉज हो या माय फैमिली, ऑल सपोर्टिव। माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, कोई टेंशन ही नहीं होती। और मैं अपने, हम जैसे अपने बच्चों को ब्रॉट अप दे रहे, हम भी जैसे हमारा हुआ हम भी ऐसे ही दे रहे, कभी कॉम्प्लेक्स में नहीं लाए बच्चों को। लेकिन नौरीन, जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब आप 16-17 साल की थी, जब आपने अपना ग्रेजुएशन वगैरह की तरफ जा रही थी, आपके घर में ये प्रेशर था या रिश्तेदारों का प्रेशर था? किसी के भी प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल आराम से सुकून से जिंदगी गुजर रही थी, अपना पढ़ भी रहे। किसी को ना कभी डैड ने मुझे बोला, ना कभी मम्मी ने रिश्ते नहीं आ रहे। और आपको एक बात बताऊं, मेरे 15 साल से रिश्ते आने शुरू हो गए थे। ये बताना बहुत जरूरी था कि तुम क्या बात कर रहे हो बेटा। मेरी तो बहुत डिमांड थी पहले से, लेकिन नहीं, ना, मैं एक बात बता रही हूँ आपको, रिश्ते तो मेरे डैड ये कहते थे अभी तो बहुत छोटी, आई एम द यंगेस्ट, अच्छा, तो मैं अभी तो मैं नहीं करूंगा अपनी बेटी की, जब होगा जब देखा जाएगा। मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी थी, वेरी गुड। तो उसके बाद देन आई गॉट मैरिड। कितनी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जितने भी वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की, बेटियों की खासतौर पर तालीम पे फोकस करते हैं, उन्हें खुद मुख्तार करते हैं, वो बेटियां जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी नहीं गुजारती। Exactly. वो लड़कियां हमेशा एक कोई वे आउट निकालती हैं। जिस तरह कल हमने आपकी मुलाकात कोई 5-6 ज़बरदस्त ख़वातीन से कराई जो कि शादीशुदा भी थी और उसके साथ साथ अपने हस्बैंड का वो घर चलाने में हाथ बटा रही हैं। उनके हाथ में एक हुनर है, एक स्किल है, और ये चीज़ें घर से लड़कियां सीख कर आते हैं। आपको पता है दौर अब बदल गया है, अब सिर्फ बेटियों को गोल रोटी बनाना नहीं सिखाते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब आपको उनको एक, मतलब दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आई थिंक मेरे ख्याल से वो जो जेंडर एक इक्वालिटी होती है वो ये है कि आप इक्वली पढ़ाएं, इक्वली तालीम दिलवाएं, और आई थिंक उनको इक्वल इख्तियार भी होना चाहिए अपना जीवन साथी चुनने का, कि भाई आप इक्वली आप उनसे बात करिए। जितने भी मुतवसत घराने हैं उनके अंदर ये इतनी प्रेवलेंट प्रॉब्लम है कि बस निपटाना है, बस सर से उतारना और इससे है। क्या होता है असफर, की अवेयरनेस आती है लोगों में, सब में, लड़कियों में, औरतों में, मतलब पेरेंट्स में थोड़ा सा होता है ना, लोगों को देख के भी तो थोड़ा होना चाहिए ना। लेकिन नौरीन, इतनी फैमिलीज इस तरह की भी होती है कि देखिए उनका जो बेटा होगा वो गली में थड़े पे बैठा रहेगा पूरा दिन, कोई काम नहीं करेगा, आते जाते लोगों को आवाजें कसेगा, और जो बेटी अच्छे ग्रेड्स ला रही है, जो मेहनत करके पढ़ी है, उसको निपटाना है, उसको जल्दी घर से कहीं और भेज दो ताकि वो उनके जो गली में बैठा है उसको देखो ना, उसको देखो जो सारा दिन बैठा हुआ है। आपको पता है आपकी जो औलाद है, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, दोनों पे आपको इक्वली फोकस करना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है ये उस वक्त शुरू होता है जब बच्चे 1-2 साल के होते हैं, जब हमें लगता है ना अरे ये तो बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटे नहीं होते, वो उसी वक्त तो स्किल्स आपसे लर्न कर रहे हैं, जबान सीख रहे होते हैं, आपके ट्रेड सीख रहे होते हैं, घर में जो माहौल है उसको सीख रहे होते हैं। और जो हजरात अपनी बेगमात के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक नहीं करते हैं, वही चीज़ें बच्चे सीख के अपनी बेगमात के साथ, या वही बेटियां अपने घरों में जाके एक वही एक हैवॉक क्रिएट होता है। तो ये आपको बहुत ही फोकस करके अपने घर वालों को, अपने बच्चों के सामने एक तमीज़ से रहना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। जो ऑब्सेशन है शादियों को लेके कि भाई शादी कब होगी, और बच्चों को आप एक जहनी इंतशार में डाल देते हैं कि बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे, वो जो एक एहसास कमतरी का शिकार होती है, वो जिंदगी भर नहीं जाता। और आई थिंक ये जो महरूमी होती है नौरीन, इट नेवर गोज अवे। एग्जैक्टली। एक तो डिप्रेशन में, ट्रॉमास में बंदी चले जाते हैं ना, दिस इज रियली बैड। कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए, ना करना चाहिए। और ख़वातीन और आज़ाद, ये एक छोटी सी हम आपको रोज़ाना एक पते की बात बताते हैं कि अगर आपसे कहीं भूल चूक हो रही हो, कहीं आप लापरवाही बरत रहे हो, तो आप वो ना बरतें, क्योंकि आपके बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए, और उनकी ज़िंदगियाँ, पूरी ज़िंदगियाँ आप सोचें, अगर आप सिर्फ अपनी बेटी को या बेटे को एक सही तर्ज पे डाल देते हैं, उनको तालीम हासिल कराते हैं, जब तक वो डिग्री नहीं ले लेते, आप उनकी जान नहीं छोड़ते, तो आप सोचिए कल को वो एक खुद मुख्तार, एक बावकार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फिटनेस, क्योंकि फिटनेस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। कहते हैं कि दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का भी, और अपना भी। जी हाँ, बाज़ दफ़ा हम अपना दिल इतना दुखाते हैं कि दिल दुखते दुखते एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन दिल का दर्द जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है, और उसके लिए आपको ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि जी हाथ में दर्द हो रहा है,
अगर इस साइड पे दर्द हो रहा है और बार बार आपको दर्द हो रहा है, खिंचाव सा हो रहा है, तो दिखा दीजिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको तो अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मुतबादिल तरीक़े इलाज की या एहतियात की, जिसको हम कहते हैं योगा, और उसके साथ साथ मिला हुआ है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा दिल के अमराज को हर्दिया रोग कहते हैं। हर्दिया कहते हैं दिल को, रोग कहते हैं बीमारी को। तो हर्दिया रोग, दिल के अमराज, इसमें कुछ मखसूस चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं इस वक्त देखने वालों को भी कहूँगा, अपने नाज़रीन को, कि अगर आपके जानने वालों में या खुदा न खास्ता आपको कुछ ऐसा लगता है कि पल्पिटेशन हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत जल्दी आप इफ़ेक्टेड हो जाते हैं चीज़ों से, और दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो ये बहुत पहली अलामतों में से एक होगी कि आपको एहतियात रखनी होगी। दूसरी बात, आपकी ऑक्सीजन की मकदार कितनी है। तो अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो आप चेक कर लिया करें कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो फिर बहुत से मसाइल के साथ साथ एक और भी मसला पैदा करेगी, जिसमें दिल का भी नाम आता है, यानी हर्दिया रोग भी है। सो पहले तो यह है कि दिल ना दुखाएं, चाहे वो किसी का भी हो। दूसरी बात यह है कि दिल के हवाले से कुछ एहतियातें हैं। योग एक मुद्रा बताता है जिसको हर्दिया मुद्रा कहते हैं। ये बहुत कमाल का मुद्रा है। शहादत की उंगली को अगर हम थोड़ा सा अपनी हथेली की तरफ मोड़ लें, अंगूठे को वापस लाएं इस तरह, और दोनों उंगलियों को इस तरह हम टच कर लें, तो ये मुद्रा बनता है, इसको कहते हैं हर्दिया मुद्रा, दिल का मुद्रा। अब इस मुद्रे को, यानी इस लॉक को जो मैंने हाथ से बनाया है, वो कैसे मैं आराम से यहाँ ला के रख दूँगा। ठीक है, अब इस हाथ को भी मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें कि हम इसको रखेंगे कहाँ। यहाँ ऐसे रखना है, आराम से इस तरह बैठना है, इस तरह बैठना है। फ़र्ज़ कीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमने एक हाथ से मुद्रा लगाया हुआ है। मुद्रा कहते हैं लॉक को। जब कोई चीज़ यूँ लगा दें और बीच में से लॉक हो जाए, तो इसको कहते हैं मुद्रा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैं, 40 तो बड़े आराम से हैं। इस पर पाकिस्तान की सबसे पहली किताब, यानी हाथों का अंदाज़ जो है, मुद्रा, योगा में हाथों का अंदाज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी है। पूरे पाकिस्तान में ये जाती है, लोग पढ़ते हैं। तो इसी का ये मुद्रा मैं आपको बता रहा हूँ। आराम से यूँ बैठ गए जी और टच कर लिया। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका औकात जो है, इसके दौरानिया कितना होना चाहिए, कम से कम 45 मिनट आप इसको कीजिए डेली। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वक्तन थोड़ा थोड़ा ब्रेक के साथ, वक्फ़ों के साथ कर लीजिए, लेकिन दिन का दौरानिया तकरीबन होना चाहिए 40-45 मिनट। और एक साथ ना करें, जैसे मैंने कहा, वक्फे से कर लीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक हाथ से काम कर लिया, एक हाथ से आपने ये मुद्रा लगा लिया। अगर आप गाड़ी खुद नहीं चला रहे, बैठे हुए पीछे, तो ये लगा के बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ एहतियातें रखनी होंगी, जिसको हम योग के हवाले से भी कहते हैं। बड़ा कमाल का मुद्रा है, आसन है अपनी जगह, लेकिन ग़िज़ाओं में आपको बहुत एहतियात रखनी होगी और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करते रहना पड़ेगा। चिकनाई की बात अगर हो रही है तो उसका हल हमारे पास आयुर्वेद में यह है कि हम गुनगुना नीम गर्म पानी पीते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, कि नुकसानदेह है। बराए मेहरबानी मटके लाइए। वो जो मटके बनाने वाले हैं वो भी बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए या जा रहे हैं, तो उनको भी ज़िंदा रहना है। आप उस कुमार को भी ज़िंदा रखिए, अपनी सकाफ़त को भी ज़िंदा रखिए। सुराही ले लीजिए, मटका ले लीजिए और उसका पानी पीजिए। वो पीएच लेवल पे बहुत बेहतरीन होता है। लिहाजा आपको पानी की सफाई और उसके पीएच लेवल पे परेशान नहीं होना होगा अगर आप मटके का पानी पीते हैं। तो आपने सादा पानी पीना है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीम गर्म सा हो तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। तो पहले हमने लगाया मुद्रा। अब इसका कुछ आसन है, पोस्चर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और उनमें से एक जो आसन है वो तो बहुत ही सिंपल है। इसको कहते हैं सुख आसन। दिल के मरीज़ों को चाहिए कि वो कभी ना कभी शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, दिन के वक्त, जब उसको मौका मिले, आराम से बैठें, कमर सीधी रखें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। और इस रिलैक्सेशन में क्या करें, सांस लें और फील करें कि एनर्जी आ रही है, पूरे जिस्म में गई। और फिर आप जब एक्सेल करें तो फील करें कि बॉडी में से तमाम नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स, तमाम नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो निकल के यूनिवर्स में जा रहे हैं। फिर यूनिवर्स से एनर्जी लें और फिर अपने जिस्म के अंदर कुछ देर रखें और फिर निकाल दें। लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं उनको कम भाग या होल्ड नहीं करना है। सांस लेने के बाद रोकना नहीं है, निकालने के बाद रोकना नहीं है। तो ये एहतियात रखिएगा। सांस लीजिए, उसको जिस्म में पूरी तरह लेके जाइए, भरिए और निकाल दीजिए।
अब आइए एक और सिंपल एक्सरसाइज है जो कि बैठे बैठे होगी, और ये बहुत लाइट एक्सरसाइज है, ठीक है। आपने क्या किया, अपने दोनों हाथों को इस तरह रखा। ये एक, मैं कह सकता हूँ कि ये ताई ची से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है रादर देन योगा के। आराम से हाथों को यूँ रखें, एक गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाएं। आप देखें कि हाथ एल्बो नीचे नहीं है, बिल्कुल लेवल पे, और निकालते हुए इसको ये इनहेल है, ये एक्सहेल है। इसको 5-10 दफ़ा कीजिए। आप हाथ खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक तरीका है वो आपको मिलेगा विक्रम योग में, और ये बहुत कमाल का है। ये उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको अपना वोकल कॉर्ड्स या अपना गला सही करना है, उनको गुलकार हैं, फनकार हैं, बोलते बहुत हैं, टीचर हैं, असातिज़ा हैं, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जिनमें ऑक्सीजन की कमी है उनके लिए भी अच्छा है। इस तरह हाथ मिला लीजिए, सांस लेते हुए दोनों एल्बो को ऊपर कीजिए और गर्दन को नीचे कर लीजिए। सांस निकालते हुए हमने ऊपर जाना है, सांस लेते हुए नीचे, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए जितना गर्दन सीधी कर सकते हैं सीधे करके एक्सहेल कीजिए देर तक। फिर सांस लीजिए, फिर सांस निकालिए। जिन लोगों को सर्वाइकल है ऑलरेडी उनके लिए मुनासिब नहीं है। ये वर्टिगो वालों के लिए तो मुनासिब हो सकती है, थोड़ी सी वर्टिगो में भी नुकसान ही करेगी क्योंकि चक्कर आएंगे, लेकिन गर्दन के अमराज में इसको इस तरह ना कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो फिर क्या तरीका है, बहुत आसान है। और ये भी नहीं होता तो फिर यूँ कीजिए, अस्थमा के मरीज़ के लिए भी ये फ़ायदेमंद है क्योंकि वो जितनी सांस निकालेंगे उनको उतनी ही सांस बेहतर तौर पे लेने का मौका मिलेगा। आइए इसमें हम एक और आसन करते हैं। गो कि ये डैडमैन पोज़ है, बिल्कुल आराम से लेट जाने का पोज़ है, लेकिन मैं इस वक्त इतना तो नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल लेट जाएँ, क्योंकि आपने बहरहाल शो को आगे भी देखना है। तो आप क्या करें, इस तरह बैठें, कोई कुशन पीछे लगाएं और आराम से इस तरह ढीला छोड़ दें, अपने आप को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। और अगर आप लेट सकते हैं शवासन में तो लेट जाएं, बिल्कुल लेट जाएं। लेकिन जब आप लेट जाएंगे तो फिर आपने एक जो प्रोसीजर करना है उसको कहते हैं योगा निंद्रा। मैं बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। आराम से लेट जाएं और दोनों घुटनों को फोकस करें बंद आँखों से, और फील करें कि आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। फिर उन घुटनों के बाद अपने तलवों पे आ जाएं, फिर हील पे आ जाएं। उसके बाद फील करें कि आपके जो घुटने हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। फिर हिप, उसके बाद नेवल एरिया, फिर आपका हार्ट रीजन, ठीक है। उसके बाद आपके शोल्डर के बाद अपने एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, इसको कर लिया। फिर दोबारा शोल्डर से ऊपर आए नेक पे, नेक के बाद आइए चिन पे, लिप्स, नोज़, आइज़, एयर, फोरहेड एंड स्कल। अब ये लेटे लेटे करना है आराम से। जितनी चीज़ें बार बार अगर भूल जाएं घुटने को तो ये नहीं कि कूले के बाद फिर घुटने पे आ जाएं, चलना वापस है। इसको कहते हैं योगा निंद्रा। नेट पे जाइएगा, बड़े आराम से आपको ये मिल जाएगा योगा निंद्रा। जिन लोगों को हार्ट का मसला है, जिनको स्ट्रेस का मसला है, उनको अपनी ज़िंदगी में योगा निंद्रा, नींद, योग की नींद डालिए। एक तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी और आपको जो अमराज हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरफ जाना होगा। सेब का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, सेब का मुरब्बा ले लीजिए, और इसके साथ साथ हम योग में आंवले का मुरब्बा ज़रूर लेते हैं, आंवला लेते हैं। आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ आंवला भी है, इसमें हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आंवला और सेब दो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई महंगाई में क्या ये आप बता रहे हैं, तो आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सादा सी। आप सांस लेने के अमल को बहुत वाज़े कीजिए, गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस निकालिए। इसके साथ साथ डेली एक रूटीन बनाइए कि आप कहीं जाके पार्क में बैठें, थोड़ी देर बैठें, नेचर को देखें। आज जो दिल के अमराज हैं उनमें एक और वजह जो बड़ी है वो ये है कि हम नेचर से कट रहे हैं और हम
जो कंक्रीट का जंगल है उसके अंदर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल होते हैं। तो आज यहीं पे हम अपनी बात को इख्तिताम देते हैं। आज जो सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बताई है योग के हवाले से, वो योग का मुद्रा है और एक ब्रीदिंग है जिसमें गहरी सांस लेनी है और सांस को निकालना है। इसके कई तरीक़े हैं जो कि मैंने आपके सामने बताए, लेकिन अगर आपको कोई तरीक़ा भी याद ना रहे तो ये तो याद रहेगा कि सांस लेना है, और जब सांस लेना ही है तो सांस को ज़रा गहरा ले लीजिएगा। बस यहीं पे मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हो जाता है आज की ताज़ा तरीन खबरों का। जी नौरीन, तैयार हैं आप? जी जी। आज की पहली खबर, ये एक बहुत ही मज़ेदार खबर है खवातीन और हज़रात। ये एक इटालियन आर्टिस्ट का काम था, मोरिज़ो कैटलान का, जो कि उन्होंने एक एग्जीबिशन में अपनी इंस्टॉलेशन लगाई हुई थी। एक आर्ट है, यूजुअली उनकी प्रोवोकेटिव इंस्टॉलेशंस होती हैं, तो उन्होंने ये एक इंस्टॉलेशन लगाई थी। लेकिन एक कोरियन स्टूडेंट आया, वो आके देख रहा था, उसको 1 मिनट में लगा कि उसको भूख लगी और उसने उतार के खा लिया फौरन। सोचे किसी का आर्ट वर्क था और उसने जब पूछा कि उसने कहा अरे भाई ये तो आर्ट वर्क था और ये एग्जीबिशन में लगा, आपने खा के लिए, तो उसने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। क्या बात है, ये जबरदस्त। देखिए, हमें लगता है ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान में होती नहीं है, पूरी दुनिया में होती है। चलिए जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये एक बेहतरीन खबर है खवातीन और हज़रात। कहते हैं ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे। ये खातून है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जितनी भी लाइफ सेविंग्स थी, जितनी भी उन्होंने कमाई की हुई थी, जितने भी उनके एसेट्स थे, उन्होंने अपनी बेटी के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में सारे के सारे खर्च कर दिए थे। सब खर्च कर दिए थे और वो बेटी का इलाज कर रही थी, सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। और फिर आप देखिए, एक लॉटरी का टिकट लिया था उन्होंने, स्क्रैच कार्ड लॉटरी का टिकट लिया था, एंड शी वन दिस लॉटरी $2 बिलियन। कोई मजाक है भला? What a luck! What a luck! I swear. चलिए जी, अगली खबर पे चलते हैं। अच्छा, ये जो तस्वीर है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक इतनी जबरदस्त खबर है। कहते हैं ना, डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। और ये कुत्ता जो होता है ना, वो बेहतरीन दोस्त होने का, वफादार होने का सबूत भी अदा करता है। ये जो साहब है, ये सो रहे थे अपने पेट डॉग के साथ। और आपको पता है वेस्ट में लोग डॉग्स के साथ पूरी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं कि भाई ये हमारा एक दोस्त है, लाइफ के जिस तरह बिगेस्ट सपोर्ट अपने पेट्स को लोग समझते हैं। तो ये सो गए थे और इनका जो डॉग था, उन्होंने ये सो रहे हैं साहब, और इनका जो ये पेट डॉग था उसने इनका अंगूठा चबा लिया और इनकी आंख तकलीफ से खुली, तो अंगूठा चबा हुआ और ब्लीडिंग हो रही थी। और भाई फौरन से इनको उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की कि मेरे डॉग ने मुझे बाइट कर लिया, और वो अस्पताल गए। अस्पताल गए तो पता चला कि इनकी 2 ब्लॉक्ड आर्टरीज थी और इनको अगर वीजिंग हो रही थी और अगर वो नहीं काटता तो उनको हार्ट अटैक हो सकता था, जो कि फेटल हो सकता था और ये जान से जा सकते थे। आप देखिए, खुदा ने जानवरों को क्या हिस्स दी हुई है। और हम लोग इसको रियलाइज ही करते। और उसके बाद उन्होंने कहा दैट आई एम कीपिंग द डॉग। इन्होंने अपने पेट को जाने नहीं दिया, बल्कि सारी जिंदगी थैंकफुल होंगे। अब सोचिए, सो रहा है एक आदमी, उसकी आंख खुली है, उसको लगा कि उसने चबा लिया है। ये फेसबुक पे भी बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा, मैंने जब ये तस्वीर देखी ना नौरीन, मुझे लगा कि शायद ऐसी किसी ने अपने पेट से मोहब्बत का इजहार करते हुए डाल दी होगी तस्वीर। अनबिलीवेबल। अच्छा जी, एक और बहुत ही खूबसूरत खबर है। ये पाकिस्तान डॉक्टर वकास सुल्तानी विंस द गूगल रिसर्च स्कॉलर अवार्ड 2023। बहुत बहुत मुबारक हो वकास सुल्तानी आपको। हमारे जो यंगस्टर्स है पाकिस्तान में नाम रोशन कर रहे हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज 17 मई है और 17 मई एक ख़ास अहमियत रखता है। आज आलमी दिन है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन क्या है, इसकी क्या अलामात होती हैं, क्या इसका हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टेंशन से
कोई ताल्लुक होता है, क्योंकि लोग इसको यही समझते हैं कि अरे भाई मुझे आज बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे तो आज हाइपर टेंशन है। ये क्या वाकई वही हाइपर टेंशन होता है? इसकी क्या वजूहत होती है? हमारे साथ है आज डॉक्टर आयशा अलमास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, आज चूंकि एक आलमी दिन है हाइपर टेंशन का, हम चाहते हैं आप ये बताएं सबसे पहले हाइपर टेंशन है क्या चीज़? सो आम पब्लिक के लिए हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होना। सो आप सब ने ही देखा तो होगा कि ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं एक मेजरिंग डिवाइस से। सो एनीबडी जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर का 130 से ज़्यादा हो और नीचे का 80 से ज़्यादा हो और ये परसिस्टेंटली रिपीट करने पे सामने आए, उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं आम ज़बान में, आम पब्लिक के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हाइपर टेंशन जो एक लफ्ज़ है, हाइपर टेंशन होना, तो लोग ये समझते हैं कि इसका टेंशन से कोई ताल्लुक है। इसका टेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सो हाइपरटेंशन की जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी बिल्कुल आम जो हम स्ट्रेस फेस करते हैं उसका मतलब वो नहीं होता। हाइपरटेंशन का लफ्ज़ निकला है हाई ब्लड प्रेशर लेवल, खून की शरियानों के अंदर जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उससे हाइपरटेंशन का लफ्ज़ निकला है। हैविंग सेड दैट, जो आपका ये सवाल है कि क्या स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस में ब्लड प्रेशर बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेस ख़त्म होते ही कहें कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है। यू शुड गेट इट एवेल्युएटेड बाय सीइंग अ फिजिशियन, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी लोगों के होते हैं। जी जी बिल्कुल। एक तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि एक सेल्फ मेडिकेशन के आदी होते हैं। सुनी सुनाई बातों पे कि अम्मी ये खाती थी तो चलो मैं भी ये खा लेती हूँ, और एक और चीज़ भी होती है कि अगर मेरे अम्मी अब्बा को कोई बीमारी थी तो वो लाजमी आपको लगता है कि आपको होगी। डॉक्टर साहब, किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन हो सकता है, या ये एक मखसूस चीज़ है जो कि आप इनहेरिट करते हैं? सो इसमें समझ लें कि 50 to 60% कॉम्पोनेंट होता है कि आप इनहेरिट ज़रूर करते हैं, ठीक है। लेकिन और भी फैक्टर्स हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आपका वेट है। सो अगर कोई ऐसा है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और उसकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो फिर भी उसको ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं और कुछ ऐसे कंडीशन हैं जैसे स्मोकिंग हो गई, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट परसिस्टेंटली लेना, बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, ये सब चीज़ें आपको प्री डिस्पोज करती हैं हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में नहीं है हाई ब्लड प्रेशर तो आपको हो ही नहीं सकता, फिर भी हो सकता है। फिर भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई ओकेजनल स्मोकर्स हो कि जिस तरह यार हम तो बस कभी कभी स्मोकिंग कर लेते हैं, जिस तरह लोग होते हैं, आपको पता है शीशे का एक बहुत प्रेवलेंट कल्चर है, लोग शीशा हुक्का पीते हैं और वो शायद हफ्ते में 2 दिन पीते हो। और अभी आजकल एक नया वेप सिस्टम आ गया, आपने देखा होगा यंगस्टर्स के हर किसी के हाथ में एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे वो धुआं फूंक रहे होते हैं, उनसे भी आपको हो सकती है ये चीज़? बिल्कुल। एंड आपने बहुत अच्छा किया, मेंशन किया अबाउट शीशा। सो रिमेंबर कि शीशा के अंदर डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ निकोटीन होती है कंपेयर टू सिगरेट। ठीक है। सो ये तमाम चीज़ें दे डू अफेक्ट योर ब्लड प्रेशर। और ये याद रखें कि स्मोकिंग तो एक इट्स अनदर बॉल गेम, वो तो ब्लड प्रेशर को भी गड़बड़ करेगी, आपके हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ाएगी, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाएगी, कैंसर्स का रिस्क बढ़ाएगी। जो सिगरेट है, जो सिगरेट है, ठीक है। तो और उसमें द बेस्ट थिंग इज़ कि यू डोंट स्मोक एट ऑल। ऑफ कोर्स ओकेजनल भी नहीं करें। जी, ओकेजनल भी स्मोकिंग ओकेजनल भी आइडियली नहीं करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर कोई लोग पैक के हिसाब से जो सिगरेट पीते हैं, तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ पैक बढ़ता रहता है आपका रिस्क बढ़ता रहता है फॉर हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक एंड कैंसर्स। तो टेक्निकली ओकेजनल भी नहीं पीनी चाहिए। एंड आई नो कि मर्दों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। मर्द हजरात बहुत सारे आते हैं एंड यू नो द फर्स्ट थिंग दे से कि दोस्तों ने कर दिया और बहुत स्ट्रेस है डॉक्टर साहब ऑफिस में, क्या करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कंपैरिजन में देखें, अगर जो हुक्का लोग पीते हैं अगर उसके अंदर निकोटीन निकाल दें, क्योंकि आपको पता है पहले लोग सिर्फ सौंफ डालते थे और सौंफ इलायची का मुरक्कब बना के उसको फूंक रहे होते थे, क्या हुक्का जो है वो शीशे के सिगरेट के मुकाबले में कम नुकसानदेह है? तो देखिए, अगर सिर्फ सौंफ वगैरह डाल रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन आजकल जनरली मेजॉरिटी लोग, और जो खास तौर पे अर्बन एरियाज में, शहरों में जो चीज़ ली जाती है, हाँ, तो वो सारे का सारा जो है ना वो बिल्कुल फ्री ऑफ निकोटीन नहीं होता। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि सिगरेट से बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, इन कंपैरिजन में पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इन कंपैरिजन आपको लगता है शीशा लेसर
इवल है? शीशा मोर इविल है। अच्छा, मोर इवल है। यस, अच्छा, ज़्यादा नुकसानदेह हो ज़्यादा सकता नुकसान है ज़्यादा अगर आप नुकसान ट्रू है। शीशा ले रहे हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होने की क्या कोई मखसूस उम्र होती है कि इस एज में ही होगा, या यंगस्टर्स भी इससे गुजर सकते हैं? सो एवरेज एज जो है वो यूजुअली 30 to 60 इयर्स के दरमियान होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में यंग उम्र में भी होती है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जनरली इवन वीव सीन पीपल जो कि 23-24 साल की उम्र में भी, लेकिन ये वो होते हैं जनरली लोग जिन्होंने वेट गेन किया हुआ होता है, या कोई और हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उसके प्रॉब्लम्स हों तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो यंग लोगों में भी होता है एंड बच्चों में भी होता है। अच्छा, बच्चों में भी होता है। बच्चों में ज़ाहिर प्रेवलेंस कम होता है, 4 to 5% होता है, लेकिन बच्चों में भी होता है, ख़ास तौर पे जो अडोलेसेंट एज ग्रुप है, जो कि 9 साल से 15 साल वाला जो एज ग्रुप है। और डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवर थिंकिंग का होता है, एनजाइटीज़ का होता है, एक पेयर प्रेशर का होता है? सो कंट्रीब्यूट करता है, एनजाइटी, स्ट्रेस, ये सब ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके कंट्रोल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। डेफिनेटली स्टडीज़ हुई हुई हैं जिसमें देयर हैव बीन रिलेशनशिप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और ख़ास तौर पे अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर विद एनजाइटी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कहते हैं अच्छा एनजाइटी तो ख़त्म हो गई, वो भी ख़त्म हो गया होगा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स नॉट द केस, यू शुड एटलीस्ट गेट योर सेल्फ चेक्ड टू मेक श्योर, बिकॉज ये भी मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में होता है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा तो ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास सर्जरी कराने आते हैं जिनको कभी कोई बीमारी नहीं थी, और जब वो अपना पहला ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो आसमान पे होता है, हालांकि उनको कुछ फील नहीं हो रहा होता। सो बगैर अलामत के ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के अलामात होते क्या है वैसे? सो जनरल जो कॉमन अलामात हैं उसमें सर का भारी होना, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो आपका सांस भी फूल सकता है, कुछ लोगों को मथली, नोज़िया, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन 30 to 40% लोगों को कोई सिम्टम नहीं भी होते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इंसान का लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर हो, जिस तरह अगर वो हेल्दी भी है और कोई भी नेगेटिव ट्रेट नहीं है, ना स्मोकिंग करता है, ना फैमिली हिस्ट्री है, पाकिस्तान में कोई भी कराची में रहते हुए कोई भी नेगेटिव ट्रेट नहीं है। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाते हैं कि अगर इफ समबडी इज लिविंग अब्रॉड प्रॉब्ली, और उनको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ना फाइनेंशियल ना पर्सनल क्राइसिस में नहीं है, वो भी इस तरफ जा सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल जा सकता है। सो दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर का प्रेवलेंस कोई तकरीबन 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, एंड पाकिस्तान में भी 30 to 35% लोगों को होता है, और उसमें बहुत सारे लोग तो रिकग्नाइज ही नहीं होते। तो अगर आपका जो ये सवाल है कि अगर कोई भी स्ट्रेस ना हो लाइफ में तो भी क्या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ होती हैं, जो मेडिसिन है, एक उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों के प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं या मिथ्स होते हैं कि भी बड़ी एडिक्टिव होती है, एक बार अगर तुमने गोली खा ली तो फिर सारी ज़िंदगी गोलियाँ तुम्हें खानी पड़ी, ये आपको ये बातें सुनने में आ रही होती हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये भी होती है कि नहीं 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 नहीं, डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाना, दही खा लो या सर पे ठंडी पट्टी रख लो या एक आइस बात में लेट जाओ तो सब सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आपको इस तरह के अक्लमंद लोग जी जी मिलते बहुत ऐसे लोग बहुत आते हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे लोग इसका एजुकेशन से ताल्लुक़ नहीं होता, इवन वेरी एजुकेटेड पीपल समटाइम्स हैव दिस नोशन। सो देखिए, आफ्टर अ सर्टेन लेवल जब ब्लड प्रेशर बहुत अनकंट्रोल हो, ख़ास तौर पे अगर आपका परसिस्टेंटली 140 से ऊपर रह रहा है, 90 से ऊपर रह रहा है, तो आपको, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप वॉक कर रहे हैं, डाइट ठीक है, तो आपको दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ समझने की है कि हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिजीज़। ये नज़ला बुखार की तरह नहीं होती कि एक आया और कोर्स चला हुआ गया। और एक महीने में ठीक हो जाएगा। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब लाइफ लॉन्ग डिजीज़ हैं। तो इनकी दवाएं लंबे अरसे तक लेनी ही पड़ती हैं, और अगर दवा नहीं ली जाती, छोड़ दी जाती हैं, तो फिर अचानक ये होता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप चेस्ट पेन के साथ अस्पताल पहुंच सकते हैं। फालिज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है,
और मेल पेशेंट्स में, मर्द हजरात में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है दवा ना लेने का, और फिर अचानक पता चलता है भाई कि वो कोलैप्स हो गया कहीं पे। पैरालिसिस हो गया, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिस तरह ये हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, ये जितनी भी डिजीज़ होती हैं, यूजुअली हमारे पास अगर कोई भी डॉक्टर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हर चीज़ डाइट से आप कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर डाइट सही ले रहे हो और हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो ये बीमारियां बिल्कुल आपसे दूर रहेंगी। क्या इस बीमारी में भी ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप अर्ली एज से अपने डाइट के बारे में पर्टिकुलर हैं, फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में पर्टिकुलर हैं, तो आप इसको कम से कम डिले कर सकते हैं और कुछ केसेस में आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और इवन जब आपका हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है तो उसका भी सबसे पहला जो जिसको कहते हैं ना लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, वो डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी ही है। पहली एडवाइस ये है। उसके बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है देन यू गो ऑन मेडिकेशन, जिसको हमारी ज़बान में लाइफस्टाइल कहते हैं। पहले आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं, हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में, उनके लिए वो नो गो जोन्स क्या क्या है कि ये हरगिज़ ना करें? सो हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है वो ऊपर से नमक छिड़क के खाने का, और बहुत ज़्यादा वो कुछ लोगों में तो मैंने देखा है वो पूरा चाट मसाला निकाल के और फिर चाट मसाले में डिप करके खा रहे होते हैं। सो दैट इज़ लाइक अ टोटल नो नो फॉर पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका पूरे दिन का जो सॉल्ट इनटेक है, वो घर में जो खाना बने वो एक चाय की चमची नमक से ज़्यादा में ना बने, उससे भी कम में बने। और ऊपर से नमक छिड़कने वाली जो चीज़ है दैट्स अ प्रॉब्लम। बहुत फैमिलीज़ में ये ट्रेंड है, नाश्ते में भी फ्रोज़न फूड यूज़ हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स दे आर प्रिजर्व्ड। तो ये सॉल्ट वाला इंटेक जो है ना, उस पर ख्याल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ये फ्रोज़न फूड से जितना भी मैंने देखा है, बहुत सारी जो न्यू मदर्स होती हैं वो प्रेफर करती हैं टाइम सेव करने के लिए बच्चों को फ्रोज़न फूड देना। पैकेट खोला, तला और फ़ौरन दे दिया। और डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि एक यंग एज में छोटे बच्चों को भी आपने जिस तरह का ये हो सकता है, उसकी वजह डाइट, डिसबैलेंस डाइट ही होगी? बिल्कुल हो सकती है डिसबैलेंस डाइट, और वो फिर आपकी और हमारी पॉपुलेशन में जो है ना, ब्लड प्रेशर सॉल्ट से जनरली बड़ा सेंसिटिव होता है, और ज़रा सा नमक खाया और ब्लड प्रेशर शूट कर गया। तो बिल्कुल इट कंट्रीब्यूट्स। इन एडिशन टू दैट बहुत हाई फैट डाइट, वो बहुत सारे ख़वातीन को कहूँ मैं कि भाई अपने शौहर को जो है ना बहुत तेल में तैरता हुआ खाना ना दें, तो वो कहती हैं उनको मज़ा ही नहीं आता बहुत ज़्यादा तेल के बगैर। सो वो तेल नहीं होना चाहिए खाने में, ऊपर सालन में बहुत तैरता हुआ। सो दीज आर द थिंग्स। ईटिंग आउट की हैबिट कुछ फैमिलीज़ में रोज़ाना ईटिंग आउट होता है, सो दैट्स नॉट अ हेल्दी, दैट्स वेरी अनहेल्दी, वेरी वेरी अनहेल्दी। डॉक्टर साहब, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो कि वीगन्स होते हैं, जो प्रेफर करते हैं कि सिर्फ सब्जियों पे ज़िंदा रहें, और बहुत सारे एक आपको पता है बहुत पूरी कौम है जो कि समझती है कि कच्ची सब्जियां, कच्चे फल आप जितने खाएं, और वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सुशी की तरह का जो फूड होता है रॉयस्ट फॉर्म में उसको लें। क्या इस तरह की डाइट से प्रिवेंटिव मेजर है ये, इस तरह की डाइट? सो इस तरह की डाइट हैज़ गुड इफ़ेक्ट। इवन जिन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनमें रिकमेंडेड होता है कि दिन में 3 से 4 फ्रूट ज़रूर खाएं, और खाने में वेजिटेबल्स की मिक़दार, ख़ास तौर पे सैलड्स की मिक़दार ज़्यादा होनी चाहिए। तो इट डेफिनेटली हेल्प्स इन मैनेजमेंट। पूरी की पूरी डाइट आप उस तरह करने में थोड़ा सा ये चैलेंज होता है कि देन दे बिकम डेफिशिएंट इन सम स्पेसिफिक विटामिन्स। ठीक है। तो फिर आपको उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। तो डाइट बेसिकली बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप किसी भी एक कंपोनेंट को मुकम्मल तौर पे निकाल देना जो है इज़ नॉट गुड। एक चीज़ के पीछे मत पड़ जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट एंड क्विक क्वेश्चन, बहुत सारी ख़वातीन और हजरात ब्यूटी कॉन्शियस भी रहते हैं, जिसके लिए वो मल्टीपल मुख्तलिफ तरीके के विटामिन पॉप कर रहे होते हैं, जिस तरह फिश ऑयल्स हैं, विटामिन डी अलग से है, बालों का बायोटिन अलग से, बहुत सारे एक विटामिन की एक पूरी उनकी पैक होती है। क्या वो इस तरह की बीमारी के अंदर नेगेटिव जा सकती है? विटामिन्स का जनरली कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को वर्स कर सकता है। आई मीन देयर माइट बी फ्यू स्मॉल स्टडीज़ बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक है। विटामिन्स लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो आप ले सकते हैं। इसमें हाँ एक ये चीज़ ख्याल रखें, अपार्ट फ्रॉम विटामिन्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हकीमी दवाओं का, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग भी अभी सुन और देख रहे होंगे। तो उसमें हकीमी दवाओं के अंदर एक और चीज़ होती है जो स्टेरॉइड्स जिसको कहते हैं, वो आपको नहीं पता होता उसमें स्टेरॉइड है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो पेशेंट्स को नहीं पता होती ये बात, और वो कहते हैं मैं तो बड़ा फाका हुआ, हाँ ख़त्म हो जाएगी एकदम से सही हो गए। भाई उनका तो एक हमने माजून का एक
निवाला खाया और हम बिल्कुल सही हो गए। जी जी। तो इसके बारे में आप जो भी चीज़ ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही बिकॉज दैट्स अ साइंस एंड ऑफ कोर्स इट्स हेल्पफुल इन सम एस्पेक्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ ले और रहे आप हैं किसके पास जा रहे हैं, और आप किसके पास किसके जा पास जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने Thank वक्त you, निकाला thank you. हमारे लिए। ख़वातीन और हज़रात, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन ऑफ कोर्स एक बीमारी है और जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस हो उसी तरह से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और बेहतर है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखिए ताकि इस तरह की बीमारियों से दूर रहें और आपके बच्चे भी इनसे दूर हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। जी नौरीन जी। क्या बना रही है आज हम बना रहे हैं चिकन पीठास ब्रेड पिज़्ज़ास। चिकन पीटा ब्रेड पिज्जा। लाइक हम पीटर ब्रेड पे बनाएंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई चिकन पीठा ठीक है। एंड ब्रेड चिकन पीठा ब्रेड पिज़्ज़ा। चिकन पीटा Bread- और ब्रेड पिज्जा। जी। अच्छा, दो चीजें बना रही हैं। दो चीजें बना रही हूँ, मतलब Okay, एक okay, ब्रेड okay. के साथ एक पीटा ब्रेड के एक साथ। pita bread जी, के साथ। हम जैसे आम डो के साथ बनाते हैं तो हमने कहा थोड़ा डिफरेंट कर लें क्योंकि ये हर घर में ब्रेड तो होती ही है, तो फिर और झटपट पिज्जा और तैयार। झटपट पिज्जा, एग्जैक्टली, वेरी क्विकी। ओके, चलिए प्लीज स्टार्ट कीजिए। अच्छा देखिए, इसके लिए मुझे चाहिए, ये मैंने चिकन लिया था, दिस इज 250 ग्राम, ठीक है। 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काट दिया था। इसके साथ हमको चाहिए ओरेगनो, ऑफ कोर्स, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, चिली गार्लिक सॉस है, कैप्सिकम्स मैंने 2 ली थी, उसको फाइनली चॉप कर लिया था। 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें चॉप जाएंगी। ये थोड़े से हैलोपिनोज हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। मशरूम्स हैं, बटन मशरूम्स हैं जो टिन वाले होते हैं, एक मैंने हाफ टिन ले लिया था इसका, ठीक है। इसमें चिली सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर एंड दिस इज तबस्को, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना चिकन रेडी करते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं एक बनाऊंगी रैंच सॉस, ठीक है। ये हम इसके साथ थोड़ा बाद में बताऊंगी मैं कैसे बनता है वो रैंच सॉस। ये हमने 2 टेबलस्पून इसमें हमने ऑयल डाला, सही है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप गार्लिक, अराउंड 2 टेबलस्पून, ठीक है। इसमें चॉप गार्लिक चला गया, हल्का सा इसको सॉटे करेंगे लाइक गोल्डन ब्राउन समथिंग, सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर देना, इसका कच्चापन जो होता है वो हमने ख़त्म करना है, ठीक है। हमने इसको हल्के से सॉटे किया लाइक फिर 20 to 30 सेकेंड्स। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना 250 ग्राम चिकन बोनलेस, आपने कभी एक पिज्जा ट्राई किया, ब्रेड पिज्जा? कभी भी नहीं, मैंने पिज्जा जो लास्ट टाइम बनाया था ना, हाँ। वो बिस्किट के ऊपर बनाया था। जी जी, हाँ, दैट वाज कैनपेस। क्या रहती है? हाँ मैंने वो लिया था, एक अच्छा। नमकीन बिस्किट आता है हाँ, जो हाँ। हल्की फुल्की भूख में काफी होता तो है, एग्जैक्टली, उसके ऊपर चीज लगाई, थोड़ा सा रात का बचा हुआ कीमा हाँ, और खीरा, और आई यूज्ड टू बेस्ट। चाय, कभी कभी शाम में चाय के साथ हाँ, इस चाय तरह में की थोड़े चीजें स्नैक्स बड़ी चाहिए होते काउंट हैं ना, करती हैं। एग्जैक्टली, वो क्रेविंग्स होती हैं शाम की, तो हम ये शाम की क्रेविंग्स में भी बना सकते हैं। और आई थिंक वो वन बाइट्स होते हैं ना, जब फ्रेंड्स आए हुए हो हाँ, या बच्चों foreign, की foreign। जब आप स्कूल की पार्टी कर रहे हो, बिल्कुल तो ये चीजें बहुत इजीली बन जाती है। इजीली। आपको लेकिन कल के जो मैंने बनाए थे आपके ब्रेड दही बड़े, वो कैसे लगे बहुत आपको? मजे के थे, डिफरेंट थे ना? बहुत मजे के थे, बेहतरीन। मैं Okay. चूंकि दही बड़े और चाट इतने शौक से नहीं खाता हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन कल मैंने खाया। ओके, पहले दैट्स ग्रेट। और लेकिन मैं आपको बताऊँ, कल के शो का जो हीरो था ना, वो आपने वो जो ब्लू लगून बनाई थी वो थी। इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग, सो रिफ्रेशिंग, सो लाइट, हाँ, बहुत अच्छी थी। ओके। अच्छा, ये मैंने अभी गार्लिक डाला था चॉप, इसमें मैंने चिकन ऐड करी, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी, 3 से 4, ठीक है, स्लिट्स हुई हुई है। मैं इसलिए हमेशा, मैं आपको एक बात कहती हूँ, मैं हमेशा इसलिए हरी मिर्चें इसमें डालूँ, थोड़ा सा अरोमा अच्छा आता है चिकन के साथ भी, अंदर तक जूसी, जो हरी मिर्च का जूस होता है ना, वो उसके अंदर तक मिक्स हो जाता है, मतलब यकजान हो जाता है, यू कैन से दैट। सिर्फ ये पिज्जा के अंदर चिकन को फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर इसी वक्त आप दे सकते हैं ना? इसी वक्त दे सकते इसी हैं। वक्त दे कभी हम स्मोक्ड कर सकते हैं, कोयले का वो करते कोयले का हैं, रख के, इसी वक्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो आज जो मैं बना रही हूँ चिकन फहेता।
सुने नौरीन, कुछ लोग होते हैं वो पेपरोनी प्रेफर करते हैं। हाँ, पेपरोनीज भी, पेपरोनी का तो अपना ही टेस्ट होता है। उसका अपना टेस्ट होता है। बीफ का अलग, चिकन पेपरोनीज का अलग, क्या सबका अलग उसको भी अलग। हम इस तरह कुछ इनहांस कर सकते हैं? किसको, इसके साथ? हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल। इस तरह से हाँ, किस तरह से? फ्राई करके या कुछ करके। उसको देखें, उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, तो यू डोंट नीड टू ऐड ऑयल। उसको ठीक है। सिर्फ आपने हल्का सा नॉन स्टिक पैन में अपसाइड डाउन डाउन करना है विद इन फॉर जस्ट 4 to 10 seconds, 10 to 15 seconds, बस इट्स रेडी। ready. उसको हल्का सा कलर देना है बस, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा पकाते हैं तो रबरी हो जाती रबरी है। हो जाता है। आप चिकन को भी, आप प्रॉन्स को भी जितना ज्यादा पकाएंगे वो रबरी हो जाएगा। तो सिर्फ ज्यादा, तो आपको पता है इसमें टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड करी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। अभी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ। सॉल्ट मेरे दूसरे काउंटर पे, डजंट मैटर, अभी आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी ओरेगनो, 1/4 टीस्पून, ठीक है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, एंड दिस इज सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट मैं इसमें ज़रा कम डालूंगी क्योंकि मैं इसमें चेडर चीज़ डालूंगी, इसमें ऑलरेडी बहुत सॉल्ट होता है, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर लिया और अब हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, अराउंड 2 tablespoon। चिली गार्लिक सॉस इसमें जाएगा 2 tablespoon। नौरीन, कुछ लोगों की सीक्रेट रेसिपी भी होती है पिज्जा सॉस की। हर किसी के एक जी। अलग होती है। मैं हाँ, चाहता हूँ कि देखिए, आप मैं आपको एक बात बताऊँ इस पर। बीइंग अ शेफ, हम लोग अपना एक इंग्रेडिएंट नहीं बताते। अच्छा, समझ रहे हैं आप? हाँ। वो क्यों नहीं बताते, वो आपको भी पता, हम क्यों नहीं बताते। लेकिन हम ज्यादातर अपने व्यूअर्स, ऑफ कोर्स आई ऑल मतलब सारी रेसिपीज में सारे इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ, लेकिन वो कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें मना किया जाता है, हम नहीं बता सकते। अच्छा, उसकी वजह? जी, उसकी वजह देखिए, फिर हमारी वो सिग्नेचर डिशेस होती है ना। अच्छा। तो हमारे सिग्नेचर कहते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं, तो मतलब यू नो, तो फिर तो हर कोई बना लेगा। हर कोई बना लेगा। हाँ। लेकिन नौरीन, कभी आपने कोई अपनी डिश इजाद की है, तख्लीक की है? Signature? हाँ, कोई ऐसी चीज जो हाँ, आप मेरी, मैं बनाऊंगी आपके इधर शो में। मेरी है थाई कुजीन है, जो कि मेरी इसमें 2-3 सिग्नेचर डिशेस हैं। एक तो है ही और एक मैं बनाऊंगी वो है पाइज। तो वो पाई जो होते हैं, एप्पल पाई, और अपना तो वो वाले कुछ है पाई, लेकिन चिकन के साथ बनाऊंगी, बीफ एंड उसके साथ होता है, तो वो मेरी सिग्नेचर डिश होती है। एक्सीलेंट। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। नौरीन हमारे साथ मौजूद है, बना रही है पिज्जा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और इस वक्त बन रहा है बहुत ही शानदार मिनी पिज्जा। जी नौरीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था और सॉल्ट ऐड किया था। अब मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम्स हाफ, मतलब 2 कैप्सिकम ली थी, 1 मैंने इसमें डाल दी, बाकी मैं जब हम बेक करेंगे हम उसमें डालेंगे। तो बस हमारा चिकन ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसे असेंबल करना है सब लगा वगा के। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। हमारे साथ हमारे एक और दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही शानदार हर्बलिस्ट है, बड़ा बेहतरीन काम करते हैं। और अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं या अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। हमारे साथ हैं गालिब आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम गालिब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। गालिब, अब आए नहीं कि कॉलर भी आपके लिए मौजूद है फैसलाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने उनसे बात करनी थी कि मुझे कुछ शुगर का मसला है। अच्छा, शुगर का मसला आपको कितने टाइम से है और मेडिसिन पर हैं आप? जी, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं और कंट्रोल डायबिटीज़ है आपकी या अनकंट्रोल रहती है? कंट्रोल है, वेल्डोमेट है, वेल्डोमेट खा रहा हूँ, अंग्रेजी दवाई खा रहा हूँ। मेरे ना पाँव का मसला था कि पाँव मेरे में सुन रहते हैं। सॉरी, पाँव सुन रहते हैं? हाँ, उसकी वजह से ना मैंने ये आज से ना 3-4 दिन पहले आप एक वकील साहब आए थे, तो वो नुस्खा बता रहे थे एक। मैंने मैडम कह रही कि उनसे बात करके देख लें, ये भी आपको दवाई अच्छी बता देंगे। तो इसलिए मैंने आपको कॉल की कि आपने ज़्यादा बेहतर समझते हैं मुझे कि पाँव मेरे ठीक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी कोशिश करते हैं कि आपका मसला हल करें इंशाल्लाह। सर,
डायबिटिक न्यूरोपैथी बेसिकली इसकी वजह से पाँवों और हाथों में सुनपन की कैफियत होती है। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों का अगर इस्तेमाल करें तो कंपैरेटिवली बेहतर होगा। वैसे अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो इसमें विटामिन B6 और B12 इसकी वजह से ये चीज़ कम हो सकती है, और अगर इसकी क्वांटिटी ली जाए, जो कि बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स में, अलग अलग ब्रांड्स में इसकी टैबलेट मिल जाती है बहुत आसानी के साथ, रात को सोते वक्त एक टैबलेट लें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी और जल्दी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन हर्बल में इतने तेज़ नहीं है जो आजकल की ज़रूरियात हो गई हैं। तो बेहतर होगा अगर आप बोलें। और दूसरी चीज़, अगर हर्बल में ही इस्तेमाल करना चाहें तो मूसली सफ़ेद और सिंघाड़ा खुश्क, ये दोनों 50-50 ग्राम और इसमें 10 ग्राम हल्दी ऐड कर लीजिए। ये पाउडर बनाकर रख लीजिए और आधा चाय का चमचा रात को सोते वक्त गर्म दूध के साथ पिए। तो इससे आपकी कुछ हद तक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगी और थोड़ा सा डायबिटिक न्यूरोपैथी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपको किसी भी किस्म की कोई भी इलनेस है, कोई भी बीमारी है, अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल कीजिए। ये जो एक आपको पता है बहुत बड़ा ट्रेंड है गालिब, कि लोग ना एक्सरसाइज से थोड़ा पीछे भागते हैं, डाइट बहुत ज़्यादा कर लेंगे लेकिन अपनी रनिंग या अपनी वॉक नहीं करते। सर मैं अभी एक रिसर्च पढ़ा था थोड़े दिन पहले, बहुत सारे ममालिक यूरोप के और इस टाइप के, वहाँ पे चलना फिरना ज़्यादा है। जिन ममालिक में चलना फिरना कम है, जहाँ पे जो हमारी आसाइशें हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल गेट पे पार्क होती हैं और ऑफिस तक गेट पे जाती हैं, तो उन जगहों पे कंपैरेटिवली इस टाइप की बीमारियाँ जिसमें हाइपरटेंशन, जैसे आज दिन भी है, डायबिटीज़ हो गई, या इस टाइप के छोटे मोटे इश्यूज़ जो कि बहुत बड़े बन जाते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा है। गालिब ये भी तो प्रॉब्लम है, ज़रा सा चलते कोई आ जाता है, आप फ़ोन दे दो, वॉलेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इतना मसला है। ये भी तो मोबाइल वगैरह घर पे रख के जाए। अच्छा, घर पे रख के नहीं, वैसे ऑफ कोर्स पार्क्स इतने बन गए जो कि बहुत ही महफूज पार्क्स हैं, लेकिन वहाँ जाके आपको जो वॉक भी करनी है वो भी थोड़ी ब्रिस्क वॉकिंग करें, थोड़ा तेज़ वॉक करें, आपका थोड़ा सांस उखड़े तो आपकी बॉडी पे बड़ा अच्छा असर होगा। एक और चीज़ भी होती है, लोगों को ज़रा सा भी एक एनर्जी डाउन फील होती है या थकान फील होती है, वो बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं या मीठे शरबत पी लेते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, बहुत ज़्यादा मीठा खाना तो नामुनासिब सी बात है। बात यह है कि अगर आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, मिसाल के तौर पे एक शुगर के पेशेंट की ही एक एग्जांपल लेता हूँ। शुगर के पेशेंट की शुगर डाउन हो रही होती है, हमारे यहाँ ये होता है कि बेटी ने 2 चमचे शहद खिला दिया, एक बच्चा टॉफ़ी लेकर आ गया, एक बच्चा शरबत बना के लेके आ गया, अब्बा ने सब पी लिए, शुगर शूट अप कर गई 400 पे दोबारा। सिर्फ 1 चमचा शहद या एक खजूर या एक छोटी सी कोई भी स्वीट करने की कोई चीज़ जो कि आपके शुगर लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके मेंटेन करे, बस इतना सारा हुजूम नहीं लेना होता। इसी तरह अगर जैसे एक्सरसाइज पे अगर जाएँ या किसी भी तरह की ऐसी कोई कमज़ोरी फील हो रही हो, तो सबसे बेहतर होती है या एक खजूर या 1 चमचा शहद। वो आपकी एनर्जी को भी फ़ौरन बूस्ट करेगा, बहाल करेगा, एनर्जी लेवल भी बहाल हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी थोड़ा सा बेहतर करता है। तो वो कंपैरेटिवली एक मुनासिब भी है और अच्छा भी है, फ़ायदेमंद भी है। लेकिन गालिब बहुत सारे लोग हैं जो फिजी ड्रिंक पी के कहते हैं कि यार हम बड़ा एनर्जाइज हो गए। आपको पता है आजकल कुछ इस तरह की फिजी ड्रिंक्स हैं जो कि एनर्जी बूस्टर कहा जाता है जिन्हें। सर माजरत के साथ, लेकिन मैं उनके बहुत ख़िलाफ़ हूँ, बल्कि अगर आप उनको रिसर्च करें तो बाकायदा बच्चों के गुर्दों पे वो बहुत बुरा इफेक्ट डाल रही हैं आज भी। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाहे कोई भी एनर्जी ड्रिंक हो या इवन नॉर्मल फिजी ड्रिंक हो। अच्छा, आज हम क्या करें सर? एक क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बहुत सारे जो है वो लोग जिनको गर्मी की वजह से मुंह पे सीबम आती है, जिसको हम ऑयली स्किन कहते हैं, इसके साथ साथ दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और इसके साथ जो है वो एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, ऑयली स्किन रहती है। तो उसके लिए एक मास्क बना रहे हैं जिससे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह उनकी ये वाली तकालीफ बहुत बेहतर होगी। इसमें तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून दही के ले रहा हूँ। इसके साथ तकरीबन हाफ ऑफ अ कप अरके गुलाब, टमाटर चॉप्ड हुए हुए हैं और ये मैं 1 चाय का चमचा विदाउट पील है ये। इसके साथ खीरा भी तकरीबन 1 चाय का चमचा। सूदिंग इफेक्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां डाल रहा हूँ, तकरीबन 4 से 6 के दरमियान। एक लेमन स्क्वीज़ कर रहा हूँ हाफ, और इसमें 2 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको घर में बहुत आसानी से बासानी मिल जाएंगी, लेकिन इसमें 2 चीज़ें जो मैं ऐड कर रहा हूँ, नंबर 1 मैं इसमें बादाम का तेल ऐड कर रहा हूँ। बादाम का तेल जो है वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको हाइड्रेट भी रखेगा। इसके साथ साथ एक
डर्माटोलॉजिस्ट कह लें या एक जो कॉमनली हम मेडिकल साइंसेज की बात करते हैं उसमें रिसर्चेज हैं कि अगर आप अपने ऑयली स्किन, क्योंकि ये ऑयली स्किन जो है वो सीबम की वजह से होती है, तो सीबम को कम करने के लिए अगर कोई भी ऑयली चीज़ अप्लाई करें तो वो आपके पोर्स को साफ़ करेगी, इंटरनल पोर्स को, और वो आपको हाइड्रेट भी रखेगी, और जो सीबम निकल रहा है उसको कंपैरेटिवली एक लिंगर ऑन कर देगी, कुछ अरसे तक वो नहीं निकलेंगे, कुछ टाइम तक नहीं निकलेंगे। जैसे मैं बादाम का तेल ले रहा हूँ तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप्स, और आखिर में नीम का तेल। नीम का तेल दुनिया का बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, ये पिंपल्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है, एक्ने पे बहुत अच्छा काम करता है। ये भी मैं तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप्स ही ले रहा हूँ। ये मुरक्कब पूरा तैयार हो गया, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसमें जो है वो मैं इसको स्ट्रक्चर इसका बेहतर हो जाए तो मैं इसको दिखाता हूँ। इसको ब्लेंड कर लेंगे, इसको रोज़ाना की बुनियाद पर भी लगा सकते हैं, या आपके रिंकल्स में भी काम आएगा, आपके फ्रिंकल्स में भी काम आएगा, आपको एंटी एजिंग के तौर पे भी काम करेगा, और इसके साथ साथ जो है वो वाइटनिंग एजेंट भी होगा, क्योंकि इसमें खीरा और टमाटर है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वाइटनिंग एजेंट का काम करेगा। देन अगेन जो हम बेसिकली बात कर रहे थे, सीबम, ऑयली स्किन और इन तमाम चीज़ों में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, आपके लिए कॉलर है जूडो से मुख्तार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। वालेकुम सलाम, मैं गाइड साहब से बात करना चाहता हूँ। जी बात कीजिए, क्या सवाल है आपका? ये गाइड साहब, रात को मैं सोता हूँ, बातें बातें चलती है, सुबह को उठता हूँ, सर में दर्द रहता है। अच्छा, रात को जब सोते हैं तब भी सर में दर्द रहता है या नहीं रहता? मैं कोई बातें बातें चलती है, फिर उठता हूँ, सारे सर में दर्द रहता है। सर में दर्द रहता है जब उठते हैं तो? अच्छा, इसकी बहुत सारी आँख में थोड़ा धुंध होता है। सॉरी, आँख में थोड़ी थोड़ी धुंध होती है सुबह के टाइम। आँखों में आंखों में कुछ धुंध होती है, धुंध, ये इसको देखने में कम आता है। देखने में कम आता है। अच्छा, हेजी हज़रत बिल्कुल, इसके लिए हज़रत पहले तो डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या हैं। पहले तो किसी अच्छे आई डॉक्टर को दिखाइए। मैं अगर यहाँ पे कोई टोटका बताऊँ, ऑब्वियसली वो फ़ायदा भी दे सकता है, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो वो भी गैर मुनासिब सी बात होगी। बेहतर यह है कि इसको पहले ट्रेस आउट करा लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी सिर्फ नज़ला या दायमी नज़ला, जिसको हम साइनसाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी ये वाली कैफियत होती है कि आंखों के आगे एक जाला टाइप आ रहा होता है, और उसके साथ साथ सर में बोझ की कैफियत रहती है, और नाक थोड़ी सी बंद हो जाती है सुबह के टाइम पे। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सर में दर्द की कैफियत, और इस जगह पे और बैक साइड पे दर्द की कैफियत रहती है। तो बेहतर है कि इसको पहले डायग्नोस प्रॉपर तौर पे करना ज़रूरी है। ऐसे ही कोई टोटका बताना गैर मुनासिब सी बात है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं अब अपने किचन क्वीन की तरफ और देखते हैं कि किचन के अंदर जो हमारे मिनी पिज़्ज़ा बन रहे हैं, एक तो पीटा पिज़्ज़ा और एक ब्रेड पिज़्ज़ा, वो कहाँ तक पहुँचा? जी नौरीन, हमारा चिकन रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस है जो कि मैंने बनाया था, जिसको मारिनारा सॉस। ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया था। इससे पहले कि आप कुछ बताएं, हाँ है, मैं चाहता हूँ कि हम एक ब्रेक लें। ओके ठीक है। और ये जो सीक्रेट रेसिपी है नौरीन की, हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और चलते हैं किचन की तरफ, जहां बनने वाली है रैंच सॉस। जी, यस, जो कि हम पिज़्ज़ा के साथ सर्व करेंगे, रैंच सॉस। अच्छा, इसके लिए जो हमको चाहिए इंग्रेडिएंट्स, इसमें चाहिए हमको दही, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। थैंक यू। ओके, अब इसके अंदर जाएगा ये मेयोनेज़ है, ठीक है। ये इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, दिस इज क्रीम, ये भी इसके अंदर जाएगी 3 to 4 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छा, दिस इज मस्टर्ड पेस्ट, ये इसके अंदर जाएगा 1/4 टीस्पून, जरा सा, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं ये, दिस इज ब्लैक पेपर पाउडर पिंच, लेमन जूस इसमें जाएगा 1 लेमन का जूस, ठीक है। अच्छा, ये है चॉप्ड अनियंस, ठीक है, बिल्कुल ऑमलेट की तरह जो हम चॉप करते हैं, ये इसके अंदर जाएगी 2 टेबलस्पून, ठीक है। एंड सॉल्ट, इसके अंदर सॉल्ट जाएगा 1/4 टीस्पून, डाल दीजिएगा इसमें। अब हम इसको करेंगे मिक्स। थैंक यू। इसमें सॉल्ट जाएगा 1/4 टीस्पून, ठीक है। और हम अब इसको कर देंगे अच्छी तरह मिक्स, लाइक
इससे हैंड बीटर से। और ये सॉस तैयार हो गई है। ये हमारा रैंड सॉस तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना पिज़्ज़ास की तरफ। अच्छा, ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, मैं आपको जल्दी बता देती हूँ। मैंने 4 to 6 टोमेटोज दिए, रेड टोमेटोज, उनको मैंने ब्लांच किया, उसका छिलका उतारा, उसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने एक वोक में ऑलिव ऑयल डाला 3 to 4 टेबलस्पून, उसमें ओरेगनो डाला, उसमें चॉप गार्लिक डाला 2 टेबलस्पून। फिर मैंने ये जो चीज़ जो ब्लेंड एंड ब्लांच किए थे टोमेटोज को, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डाला, ऑलिव्स डाले चॉप करके फाइनली, ठीक है। 3 to 4 ऑलिव्स ले लें, ग्रीन ले लें, ब्लैक ले लें, वट एवर यू हैव अवेलेबल एट होम, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और हैलोपिनोज को 3 से 4 चॉप करके डाला और उसको हमने थोड़ा पकाया। जब ऑयल ऊपर आ गया तो हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया। तो अब मैं इसकी फिलिंग करके बता देती हूँ असफर। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने पिज़्ज़ा सॉस को इस पे लगाना है, स्प्रेड करना है इस तरह, ठीक है, ऑल ओवर द पीटा ब्रेड। अच्छी तरह इसको स्प्रेड करना है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा इसकी बेस पे चेडर चीज़ लाइक दिस, ठीक है। और ये जो हमने चिकन की फिलिंग करी थी, ये हम डालेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। ये हमने डाल दी, ये हमने चिकन इसके ऊपर डाल दिया इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये है हैलोपिनोज, ये हम इस पे डालेंगे 3 से 4, ये हो गया। इसके ऊपर अगेन आएगा चेडर चीज, और फिर हम इसको बेक करेंगे असफर, लाइक प्री हीटेड ओवन 375 डिग्री पे 10 to 15 मिनट्स सबको हम बेक करेंगे। क्योंकि हमें थोड़ा सा जो इसका डो है बेस, हमें थोड़ा सा क्रिस्पी चाहिए, और चीज़ हमारा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होगा, तो हमें चीज़ को मेल्ट करना है, ठीक है। ठीक और है। ये थिन क्रस्ट तो नहीं है ना? नहीं, थिन क्रस्ट नहीं है, दिस इज नॉट थिन क्रस्ट, फुल क्रस्ट है। हाँ, ठीक है, ठीक है, डीप पैन है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान, क्या सवाल है आपका? सर, मैं हकीम साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरे फेस पे ना एक्नी बहुत ज़्यादा है, और मेरा रोड पे धूप में भी बहुत ज़्यादा निकलना होता है, तो मुझे बता देंगे कि मुझे क्या यूज़ करना है? जिस तरह अभी हमने एक मास्क बनाया है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो लड़कों में एक्ने निकल रही होती है, अगर वो एज ग्रुप के हवाले से है तो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होती है। तो अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इन केस इफ़ यू आर 14 to 18 ईयर्स ओल्ड, तो बेहतर होगा कि इस एक्नी पर इलाज ना किया जाए। सिर्फ थोड़ी सी ठंडी ग़िज़ाएँ जैसे दही का इस्तेमाल, थोड़ा सा लस्सी का या इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर इस्तेमाल की जाए तो वो कंपैरेटिवली उसको स्क्वीज़ करके बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा। बट अगर बहुत ज़्यादा इलाज की तरफ जाएंगे तो इसके निशान रह जाते हैं। आपने अक्सर लड़कों के देखा होगा गड्ढे पड़े हुए होते हैं, तो वो फिर अनट्रीटेबल हो जाता है, फिर वो डिफरेंट किस्म के और महंगे इलाजों की तरफ चला जाता है। तो बेहतर है कि ना किया जाए। इसको थोड़ा सा बेहतर रखने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि मास्क लगा लीजिए, इसके साथ साथ सिर्फ ये नीम का तेल उंगली पे 2 से 3 कतरे लेके हल्के से सिर्फ इस तरह रब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर से जो सीबम निकलेगा या जो पस निकलेगी, जितनी जगहों पर लगेगी वो आपके दानों को और इंक्रीज़ करेगी। तो बेहतर है हल्के हल्के से पफिंग करके, जैसे नीम ऑयल की पफिंग कर लें और उसको ओवरनाइट लगाकर छोड़ दें, तो कंपैरेटिवली आपके पिंपल्स भी और एक्नी भी दोनों इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, और किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स या गड्ढों के बगैर, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अभी आप एक और रेमेडी बता रहे थे। सर, मैं जो दूसरी रेमेडी बना रहा हूँ उसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारे सनस्क्रीन्स यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट SPFs के होते हैं और केमिकल बेस्ड होते हैं। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सनस्क्रीन है जो कि आप घर में बासानी बना सकते हैं, बग़ैर केमिकल का है, और इसका SPF अकॉर्डिंग टू देम थोड़ा सा कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नेचुरल है, बट इट कैन अप टू 20 to 25 SPF ये आपका एक सीरम बन सकता है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे मैंने तकरीबन 70 to 80 ग्राम्स लिया है अरके गुलाब, ये बॉटल है अरके गुलाब। इसे मैं नारियल का तेल ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 1 टीस्पून, और शहद डाल रहा हूँ मैं इसमें तकरीबन 1 चाय का चमचा। ये सिर्फ 3 चीज़ों का हमने ये एक स्प्रे टाइप बना लिया है, लिक्विड बना लिया है, और इसका तकरीबन ये टेक्सचर रहेगा। स्प्रे बॉटल मैंने ली थी, आपने स्प्रे बॉटल रख लेनी है, इसको अच्छी तरह शेक करना है, और आपने ये बॉटल फ्रिज में रख लेनी है। ये 10 to 15 डेज़ ख़राब नहीं होगा, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और आपने इस तरह स्प्रे किया, टिश्यू पेपर से एक दफ़ा वाइप ऑफ किया पफिंग करके, और दोबारा करके छोड़ दिया। ये आपका 20 to 25 SPF का एक सनस्क्रीन, होममेड सनस्क्रीन जिसका कोई रिएक्शन नहीं है। ये आपको जो गर्द गुबार है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको
सन की जो रेजेज हैं, यूवी रेजेज हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करेगा और उसके साथ साथ आपके फेस में हेल्दीनेस लाएगा, रिफ्रेशिंग एक आपको भी फील होगा और देखने वालों को भी यकीनन महसूस होगा। और इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं, इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं या मेकअप ये के ऊपर- प्राइमर का काम भी करेगा एक तरह प्राइमर का काम भी करेगा। और अगर मेकअप लगाया हुआ तो उसके ऊपर भी इसको उसके ऊपर स्प्रे करके वाइप ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया गालिब आपका, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, पाकिस्तान की एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शहरी और एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हमारे साथ हैं सरवत गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सरवत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या इंट्रोडक्शन दिया है आपने? खैरियत से आप? ठीक ठाक बिल्कुल है। ठीक। आई थिंक ये बहुत ही वेल डिजर्व्ड इंट्रोडक्शन है। उसके साथ हमारे साथ दो, एक मेरी एज ग्रुप के बड़े अच्छे दो मेहमान मौजूद है हमारे साथ हैं, महादी और तनीषा। हेलो महादी एंड हेलो तनीषा, हाउ आर यू? अच्छा सर, आई थिंक यू आर इन द बेस्ट फेज ऑफ योर करियर राइट नाउ। I am. माशाल्लाह, Alhamdulillah. टच वुड। It took me 20 years to get here. बट आई थिंक बेटर But- लेट देन नेवर। Oh, absolutely. पहले जॉयलैंड हाँ। एंड नाउ नूर, हाँ, है ना? ऐसे ये ही। जो इंडिपेंडेंट फिल्म कल्चर है, जी। पहले तो हम ये सोचते थे सरवत के इसको दे वोंट बी एनी टेकर्स फॉर इट, बिल्कुल ऐसे और ही। कोई फाइनेंसेस नहीं मिलेंगे। ये चेंज कैसे आया? I think people have become more conscious और causes से related, क्योंकि causes पे बहुत अब आवाज़ उठने लगी है। बहुत substantial लोग अच्छी अच्छी causes का हिस्सा बने हैं और उसको continuously करे जा रहे हैं। Not over just for publicity, but आप देखते हैं people like Shahzad Roy, who has taken and who has made change in the law and order of Pakistan कि जी education पे आप ये changes लाएं। So it's amazing and वो मेरा तो वो हिसाब है उंगली काट के शहीदों में नाम लिखवा लिखवा दा। मेरा मैं एक बात बताऊं, ये तो आई थिंक ये ह्यूमिलिटी है आपकी सरवत, बट मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आर्टिस्ट की प्राइस हाइक हो जाती है। हाँ। और उसके बाद दे बिकम वेरी अनअप्रोचेबल। बट यू नो इफ यू लुक एट द प्रोजेक्ट दैट यू बीन डूइंग Yeah. सिंस डे वन, या आज भी अगर आप कर रही हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट यू, जो लोगों से भी हम सुनते हैं, यू आर वेरी अप्रोचेबल। Yes. आप हर किसी को एक चांस देती हैं, एक अपॉर्चुनिटी देती हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या ये वक्त के साथ आया या ये शुरू से ही? असफर ये कीड़ा शुरू से था और मसला ये है कि देखिए एक आर्टिस्ट के लिए ना अच्छा काम और क्राफ्ट जो है ना, वही नशा है। दैट्स द रिवॉर्ड। हाँ, एग्जैक्टली। You don't need any other rewards, you don't need awards, you don't need money. आपका जब पेट भरता है एज एन आर्टिस्ट, उससे बड़ी खुशी नहीं है, बिकॉज आप बच्चे, घर बार सब छोड़ के उस 15 सेकंड के लिए आए हैं। सो दैट 15 सेकंड नीड टू बी वर्थ इट, यू नो। Exactly. और जब तक आप खुद नहीं कन्विंस होंगे कि यार ये इसमें ऑनेस्टी है और ये ऑनेस्टी मिलियंस ऑफ लोगों तक जानी चाहिए, तो जब तक वो किक आपके अंदर खुद नहीं आएगा, आप वो किक ऑडियंस को नहीं दे सकते। जहाँ तक जॉयलैंड की बात आई, नूर की बात आई, इट वॉज एन एब्सोल्यूट सरप्राइज फॉर अस दोनों जगहों पे कि हमने बस SCU ने पेश कर दिया और वो जीत गया। सो इसके साथ भी यही हुआ। नूर वॉज साइट सेवर्स इज एन NGO दैट वर्क्स फॉर द आईवेयर स्टिग्मा जो है हमारी सोसाइटी में। तो उसके लिए उनकी एक छोटी सी फिल्म बनी थी। उमर आदिल इज़ माई सीनियर फ्रॉम इंडस वैली और हम काफ़ी कमर्शियल्स भी कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये है, बजट नहीं है मगर कॉज बहुत अच्छी है। वो मेरा पेट पीव जो है वो मेरी कॉज है। सो आई सेड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप खुद भी हैं रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी जगहों पे नजर आनी वो तो चाहिए। अवार्ड भी मिल चुका था मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी Yes. का, द बेस्ट पेरेंट, यू टॉक ऑन वुमेन राइट्स, चाइल्ड अब्यूज, यू आर पार्ट ऑफ सोशल हम नहीं करेंगे स्पेशल तो कौन ओलंपिक्स। करेगा? बिल्कुल, लेकिन सरवत मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी आप अगर आप करते भी हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि दैट यू नो अदर्स विल आल्सो join the bandwagon, but you know there's just a handful of other actors who are doing this. You know, at the end of the day, Asfar, somebody inspired me. It didn't have to be a celebrity. It was a human being, a normal, ordinary human being who inspired me to do it. And I get inspired every day from the people around me.
आई थिंक कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग एग्जांपल बन जाओ ना, दैट्स इनफ. There will be followers, there will be people who want to take. A lot of people tell me कि आपने जिस तरह अपने करियर को लेके चली हैं या आप जो अब काम करती हैं और जिन फलाह बहबूद की चीज़ों में है, हमें भी वैसा बनना. अच्छा सर, चूंकि मैं आपको करीब से जानता हूँ, हम लोग बड़े अच्छे, बड़े पुराने बहुत पुराने, इतने पुराने, इससे थोड़ा सा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मदरहुड हैज चेंज्ड यू quite a lot. क्योंकि देखिए जॉयलैंड के अंदर भी एक एस्पेक्ट था बच्चों का, इसमें भी एक बच्चों का एस्पेक्ट है. क्या ये बात सही है? चुड़ैल्स में नहीं था. So I guess देखिए वो कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ पैदा होती है, उससे पहले तक वो एक औरत होती है. तो माँ की पैदाइश में भी ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन आती है आपके अंदर. एज अ पेरेंट यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, एज अ पेरेंट यू बिकम मोर कॉन्शियस एंड मोर अवेयर कि आपके अराउंड चीज़ें क्या हो रही हैं, आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, चाहे वो आपकी कंट्री है, चाहे वो आपकी औलाद है. Absolutely. वो मदरहुड जो है, और आई थिंक ये गलत नहीं होगा कहना कि मर्दों में भी एक माँ है. Absolutely. राइट, बिल्कुल होती है. सो ये एक ऐसा जैसे आपकी औलाद हुई जब माशाल्लाह, तो आप में एक चेंज आया, राइट, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. सो यस, आई फील मोर फॉर किड्स. मैं अपने बच्चों के साथ क्योंकि आर्ट करती थी और मुझे शौक था कि वो अच्छी तालीम, मतलब मेरे लिए दे आर गोइंग टू स्कूल फॉर रिविजन, सीख वो घर पे रहें. बिल्कुल ये मेरा कॉन्सेप्ट है, एंड ये हजारों माओं का कॉन्सेप्ट है. अरे भाई, वेरी वेल सेड थिंग. व्हाट अ थिंग टू से. स्कूल में रिवीजन ही होती है, तरबियत तो तालीम घर पे है. तो वहां से आप शुरू करेंगे. And that was the setting for my parents. I mean, that's what they provided for me. तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मैं कर रही हूँ आगे. और you know, ये तनीषा और ये जो है हमारे क्यूटी. तनीषा, आपका कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का नूर में? It was very nice experience and I loved the film. It was very nice working with Sarwar Gilani ma'am and Umar Rana sir, Umar Adil sir. It was very nice and I like to thank them for giving me this opportunity and it's very nice. Excellent. Now that was an award-winning speech. बिल्कुल. तालियां तनीषा के लिए, तालियां. And what about you, Mohad? आपको मजा आया काम करके? मुझे बहुत मजा आया है फिल्म में. हाँ. स्कूल की छुट्टी की जिन दिनों शूटिंग हो रही थी? नहीं, हमने वीकेंड पे किया. अच्छा, वीकेंड पे किया. हम रिस्पॉन्सिबल थे. हाँ, वेरी नाइस. और महद जो है हाफ लीव लेता था. हाँ, मैं स्कूल की हाफ लीव लेता था. हाफ लीव लेते थे आप. ऑल राइट. किसी ने तंग किया आपको सेट पे शूटिंग के दौरान? किसी ने भी नहीं किया. इन्होंने तंग किया अपनी मस्तियों से, क्यूट मस्तियों, तंग नहीं. लेकिन सरवर, आई थिंक बच्चों के साथ शूट करना बहुत टास्क होता है यार. इन बच्चों को मैं सलूट करती हूँ. और बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप को सलूट करती हूँ कि ये बहुत टफ, हमारे लिए कितना टफ है. और मुझे लगता है बच्चों का अगर एक बार मूड ऑफ हो जाए तो फिर उनको वापस उस मोड में लाना बड़ा मुश्किल होता है. वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये जो खूबसूरत सी शॉर्ट फिल्म है नूर, जिसने कांस, द प्रेस्टिजियस कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता द बेस्ट हेल्थ फिल्म का, प्लीज इसका ट्रेलर देखिए. आपका सुपर हीरो कौन है? अम्मा, अब तुम बर्तन क्यों नहीं रंग करती? क्योंकि अब रंग करने की बारी तुम्हारी है. जितनी ऐनक पहनेगी ना उतनी नजरें खराब होंगी तेरी. ऐनक पाके ना तेरे को 5 साल वड्डी लगती है. नूरी, ये तो बता, तेरा सुपर हीरो कौन होगा? पता नहीं मगर तुम तो नहीं होगा चश्मिश. अगर तुम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओगी तो हर मुश्किल से जीत जाओगी. कितनी जोड़ी लग रही है मेरी बच्ची. नूरी देख, मैं तेरे लिए काम करने में, और मुझे बहुत अच्छा लगा डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड एक्टर्स के साथ काम करने में. और जब ऑडियंस उस पर रिएक्ट करती है बहुत पॉजिटिवली, एक बहुत सिंपल सी कहानी को पसंद करती है,
और जितनी सिंप्लिसिटी से वो बनाई गई है उसको अप्रिशिएट करती है, तो फिर एक्सपीरियंस को 4 चांद लग जाते हैं। ये फिल्म एक बच्ची की कहानी है जिसकी आई साइट वीक हो रही है। एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिस पे हमने साइट सेवर्स के ताउन से उनके साथ पार्टनर करके हमने फिल्म बनाई है। सी प्राइम वाज द पार्टनर इन प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म और ये यूट्यूब पे एक चैनल पे लॉन्च हुई थी और आफ्टर इट वाज लॉन्च इट वन द बेस्ट हेल्थ फिल्म अवार्ड। एक ऐसे कॉज पे है जिस पे बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, आई साइट के ऊपर। जब बच्चे स्कूल पहन के जाते हैं तो एक अजीब व गरीब नाम उनको पुकारे जाते हैं, चश्मिश, चश्माटू एंड स्टफ लाइक दैट। सो इससे ये अवेयरनेस क्रिएट हो रही है ना सिर्फ कराची में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी, कि ऐसे स्टिग्मा से आप दूर रहें बिकॉज वो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो को स्टूडेंट्स होते हैं, साथ पढ़ते हैं, वो इस चीज़ को एक सेंसिटिव तरीके से देखें। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी हमने आपको इस खूबसूरत सी शॉर्ट फिल्म नूर का ट्रेलर दिखाया, लोगों के कमेंट सुनवाए और अभी सरवत आप स्क्रीनिंग पे इतनी ज़बरदस्त बात करी थी कि जो बच्चे चश्मा लगा के स्कूल जाते हैं, बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, चश्मा टू, चश्मिश। आपको पता है ये बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड तो है, लेकिन इस तरह के जो अलकाबात आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये उनकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देती है। सारी ज़िंदगी उनको एक महरूमी का एहसास होता है, उनको लगता है कि वो एक आउटकास्ट है, वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है। तो हमें बच्चों की ज़हनी सेहत और उनकी जिस्मानी सेहत को इक्वली लेके चलना चाहिए और इस तरह की जो खूबसूरत इनिशिएटिव्स होते हैं हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। कल नूर की स्क्रीनिंग हुई और आज से नूर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ज़रूर देखें। नूर के डायरेक्टर उमर आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत अरसे बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और आपकी वाइफ बीनेश को दूर से, हाय बीनेश, आपको आना चाहिए था बट चले, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाउ डिड इट स्ट्राइक यू कि आपको ये वाला प्रोजेक्ट करना चाहिए? देखें, हेल्थ सेक्टर के साथ और डेवलपमेंट सेक्टर के साथ तो हम काम कर ही रहे हैं। इनफैक्ट सर्वर के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स पहले हमने किए हैं। सो जब ये चीज़ आई हमारे पास तो हमें तो करना ही था इस पे काम। ऑब्वियसली एज अ फिल्म मेकर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ हम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं और हमारे पास एक आर्ट है और एक स्किल है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे अपना वॉइस रेस कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी उठाएं और इस पे काम करें। मैनी थैंक्स टू साइट सेवर्स जिसने अगर आप देखें तो फिल्म में कहीं भी ज़्यादा एंडोर्समेंट नहीं करी ब्रांड की, और सी प्राइम ने भी हमें, जो हमारे पार्टनर हैं प्रोड्यूसर, उन्होंने हमें कहीं पे पूरी सपोर्ट करी कि इसको जिस तरह से लेके जाना है लेके जाए, ताकि फ़िल्म की स्टोरी, नैरेटिव और उसकी जो थीम है उस पे फ़र्क ना पड़े, इक्लिप्स ना हो बिल्कुल प्रोडक्ट प्लेसमेंट से, क्योंकि यूजुअली प्रोड्यूसर्स तो करते हैं। लेकिन उमर, अभी शुरू में मैं सरवा से ही बात कर रहा था कि कोई अगर आप 5 साल 6 साल पहले चले जाते हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए, हमें लगता था कोई टेकर्स ही नहीं होंगे, कोई इनिशिएट ही नहीं करेगा और लोग मेरे ख्याल से अगर बनाएंगे भी तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन द रिस्पॉन्स हैज़ बिन मैग्नानिमस इस तरह की इंडिपेंडेंट फिल्म से। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये चीज़ मैं कहूँगा कि हमारी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑडियंस को देखें कि ऑडियंस अगर समझती है, अच्छे कंटेंट को देखती है, एक फ़िल्म जो एक बच्ची की स्टोरी है और एक बहुत छोटे से चीज़ पे है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि चश्मा लगाना ज़रूरी है और पेरेंट्स को उनको काउंसिल करना, टीचर्स को बताना और बच्चों को बताना कि चश्मा लगाना कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं। इतने से सब्जेक्ट पे एक फ़िल्म बनी और लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया है और ऑडियंस ने भी रिसीव किया है। कोई इसमें जो सो कॉल्ड कमर्शियल एंगल वैसा नहीं था। सो हम ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें इस तरह से ही देखना चाहिए। सही बात है, आई एग्री। अच्छा कंटेंट देंगे तो ज़रूर ऑडियंस उसे अप्रिशिएट बिल्कुल सही। खवातीन और हज़रात, नूर यूट्यूब पे मौजूद है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट फिल्म है नूर, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है, आप इसको देखिए। बच्चों की एक बच्ची की आई साइट के ऊपर है। उमर इसके डायरेक्टर मौजूद है। उमर, इससे पहले एक तो सबसे पहले आपको मुबारक हो भाई, इससे कान्स द प्रेस्टिजियस कान्स फिल्म फेस्टिवल में द बेस्ट हेल्थ फिल्म का अवार्ड जीता है। इसके लिए मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी इंटरनेशनल रिकग्निशन जो होती है वो अगले प्रोजेक्ट की कास्टिंग बड़ी आसान कर देती है। क्या बताइए, सच बात है? देखिए, आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आजकल जो हालात जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ होना ही किसी भी तरह की बहुत बड़ी बात है। और जिन्होंने भी इसको प्रमोट किया तो वो यही कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए थे कोई चीज़ पॉजिटिविटी पाकिस्तान के बारे में नहीं सुनी थी, लोकली एंड इंटरनेशनली। सो ये फिल्म ने वो गैप थोड़ा कवर किया है। न्यूज़ चैनल्स पे आप देखें, अखबारों में देखें, इसके बारे में लिख रहे हैं, लोग खुशी से लिख रहे हैं और लिखना चाह रहे हैं बिकॉज सब लोग बहुत परेशान हैं। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल आपको जब एक चीज़ मिलती है तो उस पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की आई थिंक हर बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऊपर 2018 वाज अ वेरी डार्क ईयर फॉर यू। You know, you went through this family tragedy, you know, losing a child and all. आपको लगता है कि it has impacted your choices of projects or the way you think or approach projects जिस तरह आप पहले करते थे और अब? somehow I think ऐसा हुआ है कि हमने जो किसी causes के लिए projects हैं उस पे ऑटोमेटिकली हमारी inclination ज़्यादा हो रही है। मेरी, बीनिश की, चाहे वो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के लिए हो या वो इंडस हॉस्पिटल के लिए हो या और किसी हेल्थ सेक्टर के लिए हो। सो हम जहाँ जहाँ पॉसिबल है उसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करे हुए। जब साइट सेवर्स का प्रोजेक्ट आया वाइट राइस के थ्रू, तो अगेन उस पर था कि हम करेंगे। इवन व्हेन आई स्पोक टू सरवत एंड शी एग्रीड के ये मैंने अभी भी मेंशन किया। आई थिंक अच्छे एक्टर्स हैं, जो प्रोफाउंड एक्टर्स हैं, जो रिलेटेबल अभी तक नाम है, उनका अप्रोचेबल होना भी एक बहुत बड़ी गनीमत है। दिमाग बहुत जल्दी, आपको पता है, एकदम से शूट होता है। आपने चले थे साथ बनाई थी, वाज अ फीचर फिल्म, क्वाइट क्रिटिकली अक्लेम्ड। उसके बाद फीचर की तरफ आप नहीं गए उमर? देखिए, फीचर की तरफ उसके बाद आ रहे थे और फिर ये था कि वन थिंग आफ्टर द अदर, फिर कोविड की वजह से चीज़ें वैसे ही रुक गई थी। सो बिल्कुल है, फीचर का आइडिया है और बिल्कुल करेंगे। जैसे चीज़ें अपडेट होती हैं, बेहतर हो रही हैं, तो बिल्कुल फीचर की तरफ आएंगे। अच्छा नौरीन, आपका पिज़्ज़ा कहाँ तक पहुँचा? मुझे पता बहुत उम्मीदवार यहाँ पे आपको तंग कर रहे हैं कि एक यहाँ और एक वहाँ। ऑल डन, मैंने सर्व भी कर दिया, बेक भी हो गया, अब आप लोग खा भी सकते हैं। रियली? जल्दी से रेसिपी बता दीजिए। ओके, अच्छा पिज़्ज़ा चिकन मैंने जो रेडी किया था, आई टुक 250 ग्राम चिकन, 2 ब्रेस्ट था बोनलेस, उसको मैंने बिल्कुल क्यूब्स में काट लिया था। फिर मैंने वोक रखा, उससे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला, चॉप गार्लिक डाला, उसके बाद मैंने चिकन को सॉटे किया, उसके बाद मैंने ओरेगनो डाला, टोमेटो पेस्ट डाला एंड इसमें 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाला। उसको मैंने अच्छी तरह से सॉटे किया, मतलब थोड़ा सा स्टिर फ्राई आपको करना पड़ता है। फिर कैप्सिकम्स डाली, सॉल्ट डाला एज पर योर टेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर डाला और थोड़ा सा तबस्को डाला। मैंने इसका चिकन का ये बना लिया। उसके बाद मैंने ब्रेड लिया था 1 मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्क्वायर्स में, उसके एजेस काट के स्क्वायर्स में मैंने उसको काट लिया था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया, ठीक है। उसके बाद चिकन का मैंने स्प्रेड डाला, देन ऊपर से मैंने कैप्सिकम डाली, चेडर चीज़ डाली, हमने क्रश करके श्रेडेड, उसके बाद हमने उसको बेक कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आती हूँ रैंच सॉस के पास। रैंच सॉस हमने किस तरह बनाया था? इसमें हमने योगर्ट डाला, उसके ऊपर मेयोनेज़, देन क्रीम, उसके बाद हमने उसमें एलपिनोस डाले, थोड़ा सा ओरेगनो डाला, लेमन जूस डाला, हमने उसको मिक्स किया, मस्टर्ड पेस्ट डाला और चॉप्ड अनियंस हमने उसको मिक्स करके इसका रैंच सॉस बना लिया। तो ये हमारा रैंच पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। लेकिन आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने नहीं की। क्या? इसको सर्व नहीं किया। हाँ, मैं अभी कर देती हूँ, वो मैं अभी कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया सरवत, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। और हमारी दुआ आप इस तरह का और अच्छा काम करती रहे और जितने भी बेहतरीन सब्जेक्ट्स हैं, बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए भी आप इसी तरह अवेलेबल रहें। और जो कि आप उनको बताएं ना, मैं बता रहा हूँ, सरवत है यहाँ पे, यही है और मेरी दोस्त मैं सिफारिश कर दूंगा। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू महत एंड थैंक यू तनीशा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, नूर एक बहुत ही खूबसूरत सेंसिटिव शॉर्ट फिल्म है, इसको ज़रूर एक चांस देखिए, शायद ये आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदले और शायद आप भी ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीके से
देख सकें। यूट्यूब पे नूर मौजूद है, आज ही देखें। नूर ने जीता है द प्रेस्टिजियस कान फिल्म फेस्टिवल पे द बेस्ट हेल्थ फिल्म का अवार्ड। इट्स अ ग्रेट अवार्ड, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल। आज ही आपने नूर देखनी है और फिर हमें कल बताना है कि आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपको बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।